बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 3 बज चुके हैं, वक्त हो चला है राजधर्म का। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे और कहां हुई, उसकी डिटेल आपको देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। लेकिन राजधर्म में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता में दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुए हंगामे की। ये बड़ी खबर जान लीजिए। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी का एक कार्यक्रम रखा गया। मेसी 14 साल बाद भारत के दौरे पर आए। सॉल्ट लेक स्टेडियम में हजारों की संख्या में उनके फैंस मेसी की जर्सी पहनकर इंतजार कर रहे थे। मेसी पहुंचे तो तय कार्यक्रम के पहले ही स्टेडियम से निकल लिए। मैदान पर मेसी को इतने लोगों ने घेरा था कि फैंस मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए। और जैसे ही मेसी स्टेडियम के लिए निकले, वहां से बाहर चले गए। फैंस बेहद गुस्से में आ गए। स्टेडियम में बॉटल्स फेंकनी शुरू कर दी और इतने से भी जब फैंस का मन नहीं भरा तो वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुर्सियों को मैदान में फेंकना शुरू कर दिया। मैदान में लगे टेंट को भी उखाड़ फेंका। साउंड सिस्टम को तोड़ दिया गया। पुलिस से भी भिड़ गए। स्टेडियम में कई घंटे जबरदस्त हंगामा होता रहा। मेसी के फैंस को कंट्रोल करने में कोलकाता पुलिस के जवानों के पसीने छूट गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लियोनेल मेसी के फैंस ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, वहीं की ये तस्वीरें हैं जहां लियोनेल मेसी और उनके फैंस वहां पर उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे, लियोनेल मेसी को। और प्रीमियम टिकट खरीदकर हजारों फैंस आए थे। लेकिन तब उनकी नाराजगी बढ़ गई जब मेसी महज 10 मिनट से भी कम समय में मैदान छोड़कर चले गए। अब इससे गुस्साए दर्शकों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि बॉटल्स फेंकी, कुर्सियां उठाकर मैदान में फेंक दी और होर्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस पूरे मामले में अब ममता बनर्जी ने लियोनेल मेसी के फैंस से माफी मांगी है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया और माफी की मांग की। लेकिन आपको बता दें, यहां पर फैंस की नाराजगी इस बात के लिए है कि वो हजारों रुपए चुकाकर प्रीमियम टिकट खरीदकर सिर्फ लियोनेल मेसी की एक झलक देखने के लिए यहां पर पहुंचे थे। लेकिन लियोनेल मेसी को मैनेजमेंट की टीम ने ऐसे घेर रखा था कि उनके फैंस को उनकी एक झलक तक नसीब नहीं हुई, जिससे उनके फैंस में नाराजगी बढ़ गई। दरअसल बंगाल में फुटबॉल के फैंस क्रिकेट से ज्यादा हैं और ऐसे में जब दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर मेसी कोलकाता पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ आया। हजारों की कीमत देकर स्टेडियम के टिकट्स लिए गए। लेकिन मैदान में मेसी को इतने लोगों ने घेर लिया कि टिकट लेकर मेसी को जो फैंस उनके देखने के लिए पहुंचे थे वो उन्हें नहीं देख पाए, जिसके चलते वो नाराज हो गए। हंगामे की शुरुआत स्टेडियम में पानी की बोतल फेंकने के साथ हुई और उसके बाद फिर कुर्सियां भी फेंक दी गई। फिर मेसी के फैंस खुद मैदान में उतर गए और वहां लगे टेंट्स उखाड़ दिए, होर्डिंग्स फाड़ दी, कुर्सियां फेंक दी। जो कुछ भी सामने दिखा मार मार के सब कुछ तहस नहस कर दिया। और हमारे संवाददाता ओंकार सरकार तुरंत सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। वहां जाकर हालात की जानकारी ली। मेसी के फैंस ने स्टेडियम का हाल बिगाड़ कर रख दिया है। आप जरा देखिए सॉल्ट लेक स्टेडियम से ओंकार सरकार की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और गुस्से का जो नतीजा, वो नतीजा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमारा कैमरा पर्सन जो दिखा रहा है, यहाँ पर जितने भी चेयर लगे हुए थे सब तोड़कर यहाँ पर ग्राउंड के अंदर, फील्ड के अंदर फेंक दिए गए। इसके अलावा जितने जो भी यहाँ पर जो कुछ भी था वो तोड़फोड़ की गई। साउंड सिस्टम, साउंड बॉक्स जो था वो भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा जो नेट था, जो फुटबॉल का नेट, वो नेट भी फाड़ लिया गया। इसके अलावा पूरा ग्राउंड का स्थिति थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हजारों संख्या में यहाँ पर चेयर यहाँ पर बिखरे पड़े हुए। गुस्से में आकर दर्शक सब तोड़फोड़ कर दी, क्योंकि इससे पहले 14 साल पहले मेसी कोलकाता पे पहुंचे थे तो उस समय तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया था। लेकिन इस बार सभी दर्शक जितने पहुंचे थे उनका यही कहना है कि मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई व्यवहार किया गया कि वो मेसी का एक झलक भी नहीं पाए। तो इस वजह से हजारों रुपए से वो लोग टिकट खरीदे थे, लेकिन मेसी का झलक ना पाने के वजह से दर्शक कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर लगातार तोड़फोड़ की गई। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, साउंड सिस्टम बॉक्स जो लगाए गए थे वो सारे के सारे सब तोड़फोड़ की गई है।
चेयर वगैरह, इसके साथ साथ जितने भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, जितने भी जो कुछ भी था वो सभी को तोड़फोड़ कर दी गई। दर्शक में काफी ज्यादा गुस्से में थे। और इसके साथ साथ स्टेडियम का तस्वीर भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर सारे जगह जहां पर यहाँ पर जो टेंट लगाए गए थे वो टेंट भी तोड़फोड़ की गई। एकदम ग्राउंड के अंदर दर्शक पहुंचते हुए वो लगातार अपना आक्रोश दिखाते गए और विरोध प्रदर्शन करते गए कि वो हजारों रुपए से ये टिकट खरीदे थे मेसी को देखने के लिए, लेकिन मेसी का एक झलक भी उनको ना देखने को नहीं मिला। तो इसी वजह से काफी ज्यादा भड़के हुए थे दर्शक और इस वजह से युवा भारती स्टेडियम वो लगातार तोड़फोड़ की गई दर्शक द्वारा। और एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा पूरा ग्राउंड का विजुअल जो है वो ग्राउंड का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए लगातार तोड़फोड़ की तस्वीर, यहाँ पर जहां भी देखेंगे वहां पर लगातार तोड़फोड़ की तस्वीर ही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देखा गया है कि दर्शक हजार रुपए करके ये टिकट खरीदे थे और टिकट खरीदने के बाद जब वो अपने चाहते फुटबॉलर को देख नहीं पाए तो उसके बाद जैसे कि देखा गया लगातार तोड़फोड़ हुई। उसके बाद ग्राउंड से पुलिस द्वारा सभी दर्शकों को निकाला गया। फिलहाल यहाँ पर पुलिस इस जगह से निकलने के लिए कह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तस्वीर फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लगातार तोड़फोड़ की गई है, हर एक चेयर, इसके साथ साथ साउंड सिस्टम, सभी कुछ यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। तो लियोनेल मेसी को चाहने वाले दुनिया भर में है और उनकी दीवानगी लोगों में किस कदर है, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हो। और इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, कोलकाता हंगामा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य जो आयोजन करता है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का यह कहना है कि आयोजक ने दर्शकों के पैसे लौटाने की बात कही है। दर्शक जिस बात के लिए निराश है कि उन्हें लियोनेल मेसी की एक झलक भी नहीं मिली। अब आयोजक की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ये बता रही है कि आयोजक ने दर्शकों के पैसे लौटाने की बात कही है। सवेरे जो इनसे तीन चीज है, नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है, जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया है। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। इन द मीन टाइम नो ही इज बीन अरेस्टेड एंड द थर्ड पार्ट एज आई एम टेलिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी और इंक्वायरी यस ही इज बीन अरेस्टेड, ठीक है। No. Again, I'm telling you, they are promising that they will return. और अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी ओंकार सरकार साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर से ही इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओंकार, अब जो मुख्य आयोजक करता है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, दर्शकों के पैसे लौटाने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जरा तस्वीरें दिखाइए और फैंस का क्या कहना है सब कुछ विस्तार से बताइए। लियोनेल मेसी कब आए स्टेडियम में, कितनी देर ठहरे, दर्शक उन्हें क्यों नहीं देख पाए और फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुका है। पुलिस के जरिए जितने भी लोग अंदर थे उन्हें बाहर निकाला गया है। इसके अलावा ट्रैफिक जो रुकी हुई थी कुछ देर के लिए वो ट्रैफिक भी अभी नॉर्मलाइज कर दी गई है। जो इस वक्त के हालात थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम लोग इस वक्त है युवा भारती स्टेडियम पर और ये जो पूरी कार्यक्रम था यानी कि मेसी इंडिया टूर, इसका जो मूल उद्देश्य है वो है शतद्रु दत्ता को एयरपोर्ट से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है कुछ देर पहले ही। जैसे कि डीजीपी ने ये साफ कह दिया है कि ये मेन ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जितने दर्शक यहाँ पर पहुंचे थे उनका लगातार ये मांग रहा है कि उनका पैसा उन्हें वापस चाहिए, क्योंकि कोई 5,000, कोई 10,000, कोई तो 25,000 टिकट प्रीमियम टिकट देकर यहाँ पर मेसी को देखने के लिए आए थे, लेकिन मेसी का एक झलक तक उन्हें नसीब नहीं हुआ। तो उनका ये लगातार ये विरोध प्रदर्शन करते रहे कि उनका पैसा उन्हें वापस चाहिए। तो इस बारे में पुलिस ने ऑलरेडी उनसे पूछताछ करने शुरू की है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जितने भी पैसे बने हैं जिनका दर्शकों का वो पैसा वो वापस रिफंड कर देंगे। हालांकि अभी तक जो ये पूरी मामला है इनिशियल स्टेज पर है, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, इसके साथ साथ अरेस्टिंग भी हो गई है और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर के साथ और कौन था, क्यों ये मिसमैनेजमेंट हुआ, सारे मामले पर पुलिस इस वक्त कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी एक कमेटी बनाई है कि ये पूरी घटना जो हुई है इस घटना के पीछे क्या है ये जानने के लिए एक कमेटी भी अलग से बनाई गई है। ममता बनर्जी कुछ देर पहले ही एक सैंडल में ये ट्वीट करते हुए सारी बातें बताई है। इसके अलावा जैसे कि देखा गया है राज्यपाल सीवी आनंद बोस वो भी खुद इस बारे में बयान दिए हैं और उनका कहना है कि पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी जब इतने सारे दर्शक एक साथ मैदान पे पहुंच गए।
पहले यहाँ पर जो हालात बनी हुई थी, जो स्टेडियम का तोड़फोड़ हुआ, तो पुलिस क्या कर रही थी, तो उन्हें ये इसके पीछे बिल्कुल सवाल कई हैं और अब इस मामले में एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य आयोजककर्ता को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका तमाम जानकारी के लिए। और आखिर मेसी जैसे दिग्गज फुटबॉलर जो 14 साल बाद भारत के दौरे पर आए थे, उनके प्रोग्राम में इस तरह का मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ? फैंस खुद को ठगा महसूस क्यों कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है? सुनिए मेसी के फैंस क्या कह रहे हैं। दर्शकों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो गेट बनाया गया था, उस गेट को यहाँ पर तोड़ दिया गया है और यहाँ पर ये जो बैनर पोस्टर है वो सभी फाड़ दिया जा रहा है दर्शक द्वारा। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के साथ इस वक्त बहस भी हो रहा है। जितने भी दर्शक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे दादा? इधर का मैनेजमेंट कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बेकार है। मेसी को नहीं देख पाया। फोटोग्राफर और ये लोग जो मैनेजमेंट का है वो लोग ही सिर्फ घिर के खड़ा था, हम लोगों को कुछ नहीं दिखा। मेसी को एक सेकंड नहीं देख पाया। इतना पैसा देके 3 महीने से प्लान कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं हुआ। कुछ प्लान नहीं था इन लोग का। जो लोग मैदान में थे, किसी ने पैसा नहीं दिया था, सब फ्री पास में आए थे। हम लोग पैसा देके भी नहीं देख पाए, वो लोग फ्री में देख के गए हैं। पूरा नजदीक से घेर कर रखे थे, हम लोग मेसी को देख भी नहीं पाए। मेन मुद्दा मेसी को देखने का था, मेन इवेंट उसके लिए था। 5,000 रुपया का मैं मेसी को एक पल भी अच्छे से देख नहीं पाया। पूरा स्कैम हुआ हमारे साथ। हमारा टिकट का खरीदारी पूरा रिफंड चाहिए हमारा। पूरा स्कैम हुआ हमारे साथ। मेसी को देख पाए? नहीं, बहुत दूर से देखा थे। देखो अभी क्या हुआ कि इसे मतलब कि इसका जो इवेंट जो मैनेज कर रहा था बहुत बुरा क्या था। मतलब कि इवेंट ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा हुआ। इट वॉज विजिबल फ्रॉम हिज फेस। We've spent 30K, 2 टिकट्स में 30K, 26,000 फॉर द टिकट्स प्लस अदर एमेनिटीज। एक बात बताओ, पानी का बॉटल इतना महंगा क्यों? अंदर MRP से ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता है पानी का बॉटल में, तो भी इट वाज सोल्ड फॉर 150 रुपीज, 200 फॉर द पॉपकॉर्न विच वाज नॉट इवन वर्थ इट। ये कोई इवेंट था? इतना खराब मैनेजमेंट। मिनिस्टर्स का क्या दरकार वहाँ पे? इतना आरपीजी क्या दरकार? वो तो खुद के सिक्योरिटी के साथ आया ही था। उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि वो प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। ही वाज इरिटेटेड। ऐसे भी हाल होगा क्योंकि ये लोग स्कैम कर रहा है। पूरे 17 तक पूरा स्कैम किया है इसके ऊपर। मेसी को कोई नहीं देख पाया। वो किया था कि खिलाएगा, हम लोग टिकट काटे, फिर बोला कि नहीं खिलाएगा, पेनल्टी में होगा। कुछ हुआ नहीं, 10 मिनट के लिए आया, चला गया। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आजू बाजू घूम रहा था VIP और फिर चला गया। तो ही इज जस्ट स्कैमर। तो लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हंगामे पर अब पश्चिम बंगाल में सियासत की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने टीएमसी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि टीएमसी ने मेसी के कार्यक्रम में भी करप्शन कर दिया। देखिए, इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी करप्शन हुआ। बोतल जेब होके वो भी तृणमूल के लोग हैं, अरूप विश्वास के लोग बोल रहे हैं लोग कि अरूप विश्वास के लोग हैं। तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेसी के लिए कोलकाता में बवाल हो रहा है तो एक नया बवाल पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। पुतिन पर डोरे डालने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने तुर्कमेनिस्तान में कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया ही अब उनके मजे ले रही है। तुर्कमेनिस्तान में पुतिन से मिलने के लिए शहबाज शरीफ 40 मिनट खाली कुर्सी के सामने इंतजार करते रहे। पुतिन जब उनसे मिलने नहीं आए तो शहबाज ने दूसरे हॉल में चल रही रूस और टर्की के राष्ट्रपति की मीटिंग का गेट क्रैश कर दिया। यानी कि शहबाज जबरदस्ती पुतिन और एर्दोगन की मीटिंग में घुस गए। पाकिस्तानी पत्रकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पुतिन जब वॉशरूम जा रहे थे तो वहां भी शहबाज शरीफ ने उन्हें पकड़ लिया और काफी देर तक रोके रखा। अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर शहबाज क्यों पुतिन के साथ मुलाकात के लिए इतने बेचैन हैं? शहबाज के इस इनसिक्योरनेस की आखिर वजह क्या है? आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि शहबाज ने पुतिन के लिए पूरे पाकिस्तान का सिर ही शर्म से झुका दिया? रखा पूरे वक्त के साथ ये तारण मारण सारे
40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आगे मिलेगा। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है। पूरी दुनिया के अंदर वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है। गेट क्रैश, शहबाज शरीफ साहब उठे और जो उर्दुगान की और पुतिन की मुलाकात थी, उस मुलाकात में दाखिल हो गए। वो किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं और फिर उसे जोर से पकड़ के खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। वजह है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। इधर इंटरनेशनल फोरम पर शहबाज को भाव नहीं मिल रहा है, उधर पाकिस्तान में इमरान को लेकर मुनीर के खिलाफ बगावत की आग तेज हो रही है। मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। शहबाज शरीफ की हरकतें तो ऐसी हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हो रही है। सोफे पर बैठकर पुतिन से मिलने का इंतजार करते शहबाज शरीफ की ये तस्वीर पूरी दुनिया में तेजी से शेयर की जा रही है। लोग मजे ले रहे हैं। दरअसल तुर्कमेनिस्तान में पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ मीटिंग कर रहे थे। बाहर शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने का 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। शहबाज के साथ डिप्टी पीएम इशाक डार और मंत्री अताउल्लाह तरार भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान शहबाज बेचैन दिखे, नाखून कुतरते हुए नजर आए और आखिरकार 40 मिनट इंतजार करने के बाद जब उनसे रहा नहीं गया तो जनाब ने आओ देखा न ताओ। शहबाज ने पुतिन और एर्दोगन की मीटिंग का गेट क्रैश कर दिया। शहबाज शरीफ बिन बुलाए पुतिन और एर्दोगन की मीटिंग के बीच में घुस गए। दरवाजे पर खड़े पुतिन के गार्ड्स शहबाज की इस हरकत पर हैरान थे। वो तो शुक्र करे शहबाज कि गार्ड्स ने उन्हें गेट पर रोका नहीं, लेकिन उनके साथ बाकी लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। शहबाज को यूं इस तरह से अचानक देखकर पुतिन हैरान हो गए, एर्दोगन परेशान हो गए। शहबाज की बेशर्मी पर पुतिन कुछ नहीं बोले। अंदर थोड़ी देर उन्होंने शहबाज से बात भी की, लेकिन 10 मिनट में ही शहबाज को वहां से रवाना कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि पुतिन से मुलाकात होगी। पाकिस्तान का, रूस का झंडा लगा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे हैं। उनकी टीम साइड पे बैठी हुई है, सागडार साहब, अता तारड़ साहब, बदर शहबाज साहब, ये सब बैठे हुए और वेट कर रहे हैं। और फिर खबर लगी गेट क्रैश। शहबाज शरीफ साहब उठे और जो उर्दुगान की और पुतिन की मुलाकात थी, उस मुलाकात में दाखिल हो गए। कोई 40 मिनट की खबर आई कि वेट किया शहबाज शरीफ साहब ने और उसके बाद उस मुलाकात में दाखिल हो गए। वो जो इनफॉर्मल शहबाज शरीफ साहब की पुतिन से मुलाकात हुई वो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन वो जो 2 कुर्सियां लगा के इंतजार था वो मुलाकात नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब अंदर गए, 10 मिनट बाद बाहर आए और फिर चले गए। वो मुलाकात नहीं हुई जिस मुलाकात का शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तानी टीम को बड़ा इंतजार और अरमान था, वो नहीं हुई। इसके बाद पुतिन से जब इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल किया गया तो रूसी राष्ट्रपति ने कुछ बोलने की बजाय पत्रकार के सवाल पर आंख मार दी। लग ये रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहां पहुंच नहीं सके। बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है। लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहां पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतजार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब सिचुएशन थी। और ये जो एक रशिया का आरटी चैनल है उसने कुछ विजुअल्स रिलीज किए कि जी पाकिस्तान का पीएम जो है वो
फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो और उनकी मीटिंग थी पुतिन की और क्या नाम है उनका यार, उर्दगान की मीटिंग, उसमें घुस गए, इस तरह की बातें जो हैं, और फिर वहां से बाहर निकले। तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर के जो शेड्यूल है या प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की सिचुएशन जो बनाई गई है, ये उनको जान के उनके हवाले से की गई है? कौन जिम्मेदार था इसमें, और ये किस तरह की जिम्मेदारी बनती थी उनकी? तो पुतिन और शहबाज की एक और तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में दोनों नेता एक पिलर के सामने बातचीत करते नजर आ रहे हैं। शहबाज ने जोर से पुतिन का हाथ पकड़ा हुआ है। पुतिन थोड़ा असहज नजर आ रहे हैं। तस्वीर के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तानी पत्रकारों का दावा है कि पुतिन वॉशरूम जा रहे थे, तभी शहबाज ने उन्हें देख लिया और उन्हें वहीं पकड़ लिया। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में शहबाज शरीफ ने अपनी मौजूदगी दिखाने की हर कोशिश की। वो कूद कूद कर यहाँ आए नेताओं से मिल रहे थे, लेकिन शहबाज को कोई भी भाव नहीं दे रहा था। ग्रुप फोटो सेशन में भी उन्हें पिछली कतार में जगह दी गई थी। जो शहबाज शरीफ साहब अंदर गेट क्रैश करके घुसे हैं और जबरदस्ती जाके बिन बुलाए मेहमान, तू मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो जनाब ये उन्होंने सच साबित कर दिया है। वहां पर बैठे हैं, ये चीजें ना होती तो अच्छा था। आप तस्वीर देख लें, अच्छा फिर ये एक तस्वीर देखें कि इस तस्वीर में वो पिछले जो दूसरी रो है उसमें बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं, और जाहिर है दूसरे जो कई लीडरान हैं उनके कद भी ऊंचे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का ज़रा कद नॉर्मल है, तो वो भी ज़रा उनको ढूंढने में मुश्किल है। लेकिन हमने वो तस्वीर जो लगाई है उसके ऊपर एक हाथ का निशान बना हुआ है जो आपको ले जा रहा है कि ये हमने ढूंढ लिया शहबाज शरीफ साहब। वो जब भी किसी लीडर का हाथ पकड़ते हैं, मिलाते हैं, तो उसका हाथ छोड़ते ही नहीं है। वो बंदा बेचारा हाथ अपना छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन मजाल है शहबाज शरीफ साहब तो ऐसी जकड़ है उनकी, लोहे का हाथ है, वो छोड़ते ही नहीं है। ये पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनको देखें, ये मुसलसल बात किए जा रहे हैं और इनका एक हाथ जो है शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ा हुआ है और वो छुड़वाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर वो जो दूसरा हाथ है उसको जेब में डाल रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं चीज़ें। लेकिन मजाल है जो शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा सोचा हो। पुतिन के लिए शहबाज ने क्यों पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदा किया, इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह रूसी राष्ट्रपति पुतिन का हालिया भारत दौरा और मोदी के साथ उनकी तगड़ी वाली बॉन्डिंग। दूसरी वजह शहबाज बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के असली बॉस मुनीर नहीं बल्कि वो। सीडीएफ बनने के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान का सबसे खतरनाक और बड़ा जनरल बन चुका है। पाकिस्तान की तीनों सेना यहां तक कि एटम बम पर अब उसका फुल कंट्रोल हो गया। मुनीर एक एक करके अपने दुश्मनों को निपटाता जा रहा है। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को मिलिट्री कोर्ट से 14 साल की सजा दिलाने के बाद मुनीर का अगला टारगेट अडियाला जेल में बंद इमरान को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। यानी मुनीर का प्लान है कि इमरान को फांसी के फंदे पर लटकाना। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को उसी जुर्म के लिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है जिसका केस इमरान खान पर चल रहा है। फैज हमीद को आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के वायलेशन के साथ साथ पद के दुरुपयोग के जुर्म में मिलिट्री कोर्ट ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। फैज हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे, और खास तौर पे 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, और जो पीटीआई के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे, जो जेल में हो तो जेल में, उनको भी लाया जाएगा। और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के कलम
का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए, वो भी कटहरे में आएंगे। इसके अंदर दो राय ना रखे, डिस्कनेक्ट न करें। तो एक इन यूनिफॉर्म है सजा, एक आउट ऑफ यूनिफॉर्म है सजा। जो 14 साल की सजा है उसमें तो कोई कमी नहीं हो रही, और आगे जो केस का ट्रायल चल रहा है उसके अंदर वो गवाही के साथ शवाहिद भी देंगे। और मैंने आपको तब ये सारी बातें कही थी जब कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था इन सब चीजों का। तो जब शवाहिद देंगे तो वो शवाहिद ऐसे होंगे कि कौम जब किसी से दिल से प्यार करती है तो वो शिद्दत से करती है और नफरत भी शिद्दत से करती है। तो शिकंजे से मुझे अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, कानूनी, दुनियावी और इंसानी तौर पे तो वापसी नजर नहीं आ रही मुझे। ये बड़ी क्लैरिटी होती है कि मुल्क दुश्मनी, रियासत दुश्मनी, इदारती दुश्मनी, जमहूरी दुश्मनी और पाकिस्तान के झंडे का दुश्मनी और शहीदों की दुश्मनी में या 14 साल होती है, सजाए मौत होती है। पाकिस्तान आर्मी के करीबी लोग दावा कर रहे हैं कि अब अगला नंबर इमरान खान का है और उनके खिलाफ गवाही और सबूत खुद ex-ISI चीफ फैज हमीद देंगे। फैज हमीद इमरान के बेहद करीबी थे। 9 मई 2022 को पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर जो हमले हुए थे और इसके बाद इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, तो उन अटैक्स की प्लानिंग फैज हमीद ने की थी। अब ऐसे में अगर फैज ने इमरान के खिलाफ गवाही दी तो इमरान की सजा तय है। रूस यूक्रेन के बीच 1387 दिनों से महायुद्ध जारी है। शांति समझौते की तमाम कोशिशों के बावजूद ये जंग रुकने के बजाय भड़कते ही जा रही है। विनाशकारी संघर्ष ने उस वक्त और भी भयानक रूप ले लिया जब रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर ड्रोन मिसाइल से अटैक कर दिया। रूसी हमले से ओडेसा बंदरगाह पर कैसे तबाही मची, शांति समझौते में वो कौन से पेंच है जिससे बात नहीं बन पा रही, और अगर शांति समझौते पर बात नहीं बनी तो क्या यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? रूस के ताजा हमले के बाद नाटो देशों में क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। पुतिन का प्रतिशोध, ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका। ओडेसा पोर्ट पर विस्फोटक हमला, कार्गो शिप को उड़ाया। रूस का फतेह अभियान, पूरे यूक्रेन पर होगा कब्जा। रूस यूक्रेन जंग अब और भी विस्फोटक हो गई है। रूसी सेना यूक्रेन के अहम ठिकानों को टारगेट करके ताबड़तोड़ हमला कर रही है। रूस की सेना यूक्रेन के मिलिट्री बेस के अलावा इंडस्ट्रियल इलाके समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। यूक्रेन के पावर स्टेशनों, फ्यूल स्टेशनों, बंदरगाहों को एक रणनीति के तहत ध्वस्त किया जा रहा है। भीषण तबाही की तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा की हैं। चोर्नोमोर्स्क के बंदरगाह पर रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के इस प्रमुख बंदरगाह पर अटैक किया, जिससे ये बंदरगाह दहल उठा। ओडेसा पोर्ट पर जब मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया तो वहां तुर्की का एक कार्गो शिप मौजूद था। विनाशकारी हमले के साथ ही जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया और देखते ही देखते पूरा जहाज तबाह हो गया। तस्वीरों में देखिए, दूर से एक ड्रोन उड़ते हुए कार्गो शिप के पास आता है और जहाज पर बड़ा धमाका होता है। ब्लास्ट के साथ ही बारूदी बवंडर उठता है और फिर जहाज धू धू कर जलने लगता है। हमले के बाद रेस्क्यू टीम तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाती है। इमरजेंसी सर्विस से जुड़े कर्मचारी आनन फानन में आग बुझाने में जुट जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ओडेसा बंदरगाह पर हमले की पुष्टि की है और यूक्रेन के नॉर्मल लाइफ को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। आज के रूसी हमले का और इस तरह के कई अन्य हमलों का भी कोई सैन्य मकसद नहीं था और ना ही हो सकता है। ये एक बार फिर दिखाता है कि रूस न केवल कूटनीति के मौजूदा अवसर को गंभीरता से नहीं ले रहा, बल्कि यूक्रेन में सामान्य जीवन को बर्बाद करने के लिए युद्ध जारी रखे हुए है। ओडेसा बंदरगाह पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन की फोर्स भी अलर्ट पर है। समंदर में यूक्रेनी सेना की भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये यूक्रेनी सेना का मैगुरा 7C ड्रोन है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने इसे यहां तैनात किया है। यूक्रेन की नेवी का ये
मैगुरा 7 ड्रोन लेटेस्ट मिसाइलों से लैस है और कभी भी दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकता है। पिछले दिनों काला सागर में यूक्रेनी सेना ने इसी ड्रोन से रूस के 2 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के ओडिशा शहर पर बड़ा हमला किया। रूसी ड्रोन अटैक से पूरा शहर दहल उठा। रूसी सेना ने ओडिशा शहर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, जिससे करीब 90,000 लोगों की बिजली गुल हो गई। पावर कटने से शहर का जनजीवन पूरी तरह से चरमरा गया। कड़ाके की ठंड में लोग बिना बिजली और हीटिंग के रहने को मजबूर हैं। ओडेसा यूक्रेन का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, लिहाजा यूक्रेन की सरकार पर दबाव बनाने के लिए रूसी सेना पावर स्टेशनों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है। रूस की सेना यूक्रेन फतह के अभियान में लगातार जुटी है और यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करते जा रही है। तबाही का यह मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स प्रांत का है। यूक्रेन की अहम जगहों को निशाना बनाते हुए दनादन रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ये रूसी सेना की ग्रेड MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। रूसी सेना की ट्रेन यूनिट 122 mm रॉकेट से लगातार अटैक कर रही है। डोनेट्स के कॉन्स्टेंटिनोवा इलाके में ये तबाही हो रही है। यहाँ यूक्रेनियन सेना का डिप्लॉयमेंट पॉइंट था, जिसे टारगेट करके रूसी सेना ने यहाँ घातक प्रहार किया। रूसी सेना का ये ट्रक माउंटेड लॉन्चर सिस्टम है। ये एक के साथ कई रॉकेट दागने में सक्षम है। यहाँ एक स्वचालित 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे दुश्मन की पैदल सेना, मोटर राइफल यूनिट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। 20 सेकंड से भी कम समय में अपने सभी 40 रॉकेटों को एक साथ दाग सकती है, जिससे दुश्मन का भारी विनाश होता है। 122 mm रॉकेट्स की रेंज लगभग 20 किलोमीटर होती है, तो दुश्मन के बड़े इलाके को टारगेट कर सकती है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के सुमी शहर की है, जहां रूसी सेना रॉकेट्स के साथ ही भारी बमबारी कर रही है। ये सुमी शहर के शोत्स्का इलाके की एक स्कूल बिल्डिंग है, जहां रूसी सेना ने एरियल गाइडेड बम से तबाही मचा दी। धमाके के साथ ही बिल्डिंग में आग लग गई। आसमान में धुएं का बड़ा सा गुबार उठ रहा है। रूसी सेना को पता चला था कि स्कूल में यूक्रेनी सेना का एक अस्थायी बैरक है, जहां यूक्रेनी सेना की कई टुकड़ियां हैं। इसके बाद रूसी फौज ने ड्रोन्स और एरियल गाइडेड बम से बिल्डिंग पर अटैक कर दिया। सूमी के साथ ही यूक्रेन के ज़ोपोरेज़िया में भी रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच घमासान मचा है। तस्वीरें ज़ोपोरेज़िया के गुलियापोल की है, जहां रूसी सेना रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन के मिलिट्री बेस को टारगेट करके ये अटैक किए जा रहे हैं। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से आग के गोले बरस रहे हैं। इसके साथ ही ट्रेंसी और लिमान इलाके में भी यूक्रेन के अहम ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। करीब 4 साल से चल रही जंग के बीच पुतिन का यूक्रेन फतह अभियान जारी है। रूसी सेना अब तक रूस के करीब 20% हिस्से पर कंट्रोल कर चुकी है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के करीब 85% हिस्से पर रूस का कब्जा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क, खार्किव, लुगांस्क, ज़ोपोरेज़िया और खेर्सन ओब्लास्ट पर रूस ने पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है। हाल ही में यूक्रेन के डोनेट्स्क के सिर्वेस्क, प्रोकोवस्क और सोल्वियांस्क पर अपना फ्लैग लहरा दिया है। इससे पहले रूसी सेना ने उत्तरी पूर्वी यूक्रेन के वोवियांस्क, ओलेश्की और क्रेमटोस्क पर कब्जा कर लिया था।
रूस जहां कीव समेत पूर्वी यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहा है, यूक्रेन के मिलिट्री बेस समेत पावर स्टेशनों, फ्यूल स्टेशनों को निशाना बना रहा है, तो यूक्रेन की सेना भी रूस के तेल रिफाइनरी समेत मिलिट्री बेस को टारगेट कर रही है। तबाही की तस्वीरें रूस के त्वेर शहर की हैं, जहां यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन हमले के बाद इस अपार्टमेंट को काफी नुकसान हुआ है। धमाके के बाद बिल्डिंग से आग और धुआं निकल रहा है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि घर के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई। हमले के बाद जहां तहां मलबे बिखरे पड़े हैं। रूस रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने 90 यूक्रेनियन ड्रोन्स को मार गिराया। अकेले ब्रियांस्क क्षेत्र में 63 ड्रोन टारगेट पर पहुंचने से पहले ही गिराया गया।